नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और आपके साथ मैं हूं अमित शर्मा। वक्त है मसला का। मसला में आज हम बात करेंगे कोरोना से बचाव के लिए देश में लगाई जा रही बूस्टर डोज की। अब देश में भी बूस्टर डोज लगाने की शुरुआत हो चुकी है। पहले चरण में हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 16+ को बूस्टर डोज लगाई जा रही है, जिसके लिए आज लोगों में जबरदस्त उत्साह भी देखने को मिला। यानी देश और प्रदेश में बच्चों को वैक्सीन की शुरुआत होने के बाद अब लोगों को बूस्टर डोज लगनी भी शुरू हो गई है। बढ़ते कोरोना और कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे के बीच केंद्र सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। हालांकि दुनिया के करीब 35 देशों में कोरोना की बूस्टर डोज पहले से ही लगाई जा रही है। ऐसे में सवाल यह है कि हमारे देश में क्या वैक्सीन की बूस्टर डोज की शुरुआत देरी से हुई? साथ ही सवाल यह भी है कि क्या कोरोना और ओमिक्रॉन से बूस्टर डोज एक बड़े सुरक्षा कवच के रूप में काम करेगी? आज ऐसे ही तमाम सवालों को लेकर मसला में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले कुछ तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं जिससे आप जान पाएंगे कि किस तरह का उत्साह आज लोगों में इसे लेकर देखने को मिला। ये 4 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। गुरुग्राम, पलवल, अंबाला और कुरुक्षेत्र की ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि किस तरीके से बूस्टर डोज को लेकर भी जबरदस्त उत्साह लोगों में देखने को मिला। और पहले ही दिन अच्छी खासी संख्या में लोग जो कोविड सेंटर्स हैं वहां पर पहुंचे जहां पर वैक्सीन लगाई जा रही है और जबरदस्त उत्साह उनमें देखने को मिला। और अच्छी बात यह रही कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए भी लोग यहां पर दिखाई पड़े, क्योंकि जिस तरीके से हमने आपको बताया कि 16+ फ्रंटलाइन वर्कर्स और हेल्थ वर्कर्स को सबसे पहले यह बूस्टर डोज देश में दी जा रही है। देश में इसकी शुरुआत हो चुकी है, लेकिन हरियाणा में किस तरीके का नजारा, किस तरह से आज लोग जो वैक्सीनेशन सेंटर से वहां पर पहुंचे और किस तरीके से उन्होंने ये बूस्टर डोज ली है, उसकी ये तस्वीरें हमने यहां पर आपको दिखाई हैं। तो गुरुग्राम में लगातार हो रहे कोरोना केसों में इजाफे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग यहां भी अलर्ट हो गया है। सरकारी और निजी अस्पतालों में कोरोना के व्यापक इंतजाम किए गए और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हमारे संवाददाता प्रवीण शर्मा ने सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र यादव से खास बातचीत की है। गुरुग्राम, क्योंकि इसका जिक्र करना इसलिए ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा मामले कोरोना के यहां पर सामने आए हैं। ओमिक्रॉन के मामलों की संख्या भी लगातार यहां पर बढ़ती जा रही है और हरियाणा प्रदेश में यह अव्वल नंबर पर बना हुआ है, यानी कि सबसे ज्यादा कोरोना के मामले यहां पर सामने आए और आज भी 2000 से ज्यादा मामले सामने आए। और इसीलिए जो बातचीत की है सिविल सर्जन से हमारे संवाददाता ने, वो आपको हम सुनवाते हैं, वो क्या कह रहे हैं और क्या यहां पर प्रशासन की, स्वास्थ्य विभाग की तैयारी है, उसको लेकर आप सुनिए ये खास बातचीत। गुरुग्राम में लगातार बढ़ रहे कोरोना केसों को लेकर किस तरह से स्वास्थ्य विभाग तैयार है और किस तरह की तैयारियां चल रही हैं, जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वीरेंद्र यादव, जो सिविल सर्जन है गुरुग्राम के। डॉक्टर साहब, लगातार केस बढ़ रहे हैं, लोग भी लापरवाही बरत रहे हैं, तो किस तरह की तैयारियां? बिल्कुल, केसेस जो हैं, एक्टिव केसेस 8000 से भी ज़्यादा हैं और हमारी तरफ से बेड्स जो हैं ऑलमोस्ट 6000 के करीब हमने बेड रख रखे हैं और ऑक्सीजन बेड ऑलमोस्ट 2000 हैं और 900 के करीब हमने वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध करा रखी है। पीडियाट्रिक्स एज वेल एज अडल्ट्स के लिए अभी तक हम तैयार हैं। ऑक्सीजन के हमने न केवल PSA प्लांट्स 11 अपने सरकारी सेंटरों पर लगाए हैं, इन हमने 3 ऐसे संयंत्र भी लगाए हैं जहां पर हम बूस्टिंग या बोटलिंग प्लांट हम जिनको कहते हैं, जहां पर हम ऑक्सीजन के सिलेंडर्स भी भर सकते हैं। लेकिन वैक्सीनेशन भी हमने ऑलमोस्ट 100% की है, 100% से भी ज़्यादा हुई है वैक्सीनेशन। लेकिन आपको एक बात मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन मैक्सिमम आ रहे हैं, 60 to 80% के बीच में ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन, यानी 2 डोज वैक्सीन लगने के बावजूद भी। संभवतः एक जो अच्छा एडवांटेज हुआ है कि इसका ये फायदा हुआ है कि ज़्यादातर केस या तो एसिम्टोमेटिक है या बहुत माइल्ड डिजीज के साथ हैं, ये वैक्सीनेशन की वजह से हुआ है। लेकिन यहाँ लोगों की जो लापरवाही है, और आज मैं समझता हूँ कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या पेंडेमिक का वो टाइम आया हुआ है जब समाज को अपनी जिम्मेवारी समझनी पड़ेगी। और बार बार एक बात हमने पहले भी कही और अब मास्क की जो आवश्यकता है वो अब शायद समझने की जरूरत है। अगर पेस को स्लो करना है, कोविड की पेस को, तो जनता को मास्क पहनना पड़ेगा और सही तरीके से मास्क पहनना पड़ेगा, अन्यथा केसेस में इजाफा और होगा। चलिए देखिए, डॉक्टर वीरेंद्र यादव हमारे साथ थे, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि यदि जनता सावधानी नहीं बरतेगी तो केसेस में बढ़ोतरी होगी। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कैमरा प्रवीण कुमार के साथ प्रवीण शर्मा, हर खबर हरियाणा, गुरुग्राम। तो देश में बूस्टर डोज की शुरुआत हो चुकी है और ये हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बूस्टर डोज को प्रिकॉशन डोज का नाम दिया और 1 करोड़ से ज्यादा हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जिनको ये टीका लगेगा। इसके साथ ही 1 करोड़ 90 लाख ऐसे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं जिनको टीका लगेगा। 60 से अधिक आयु वर्ग के 2 करोड़ 75 लाख लोगों को टीका लगेगा। रात 10 बजे तक
टीकाकरण केंद्र आने वाले समय में खुले रहेंगे और हालांकि अभी तक 8 बजे तक रात को आप टीका लगवा सकते हैं, लेकिन अब इसमें 2 घंटे का इजाफा किया जा सकता है। बहुत जल्द ऐसी उम्मीदें की जा रही हैं और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भी इसको लेकर बहुत ज्यादा चिंतित नजर आ रहे हैं और उनका यह कहना है कि इसमें 2 घंटे का इजाफा आने वाले समय में हम कर सकते हैं। यहां पर ये सिलसिलेवार तरीके से आपको हम बता रहे हैं, ये भी हम आपको बता रहे हैं कि इन्हें क्यों ये तीसरी डोज दी जा रही है, यानी कि फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स और 60+ को ये डोज क्यों दी जा रही है, जिसको बूस्टर डोज का नाम दिया गया है। हालांकि हमारे देश में इसको प्रिकॉशनरी डोज या प्रिकॉशन डोज इसको कहा जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बूस्टर डोज कहने से इसको परहेज किया और उन्होंने इसको प्रिकॉशन डोज का नाम दिया। जब आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा देश को संबोधित किया और इसी दौरान उन्होंने इस बात की जानकारी दी थी कि 3 जनवरी से 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी और इसके साथ ही 10 जनवरी यानी कि आज से बूस्टर डोज दी जाएगी, जिसमें उन्होंने बताया था कि हेल्थ केयर वर्कर्स और इसके साथ ही फ्रंट लाइन वर्कर्स के अलावा 16+ को ये बूस्टर डोज दी जाएगी। अब इनको क्यों दी जा रही है ये भी हमने आपको बताया, लेकिन किन किन देशों में ये बूस्टर डोज दिया जा रहा है ये भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है आपके लिए जानना, और इसीलिए ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको यहां पर बता रहे हैं, आंकड़े हम आपके सामने रख रहे हैं कि किस किस देश में कितने फीसदी बूस्टर डोज अब तक दी जा चुकी है, लगाई जा चुकी है। चीन इसमें कहां है, अमेरिका इसमें कहां है, रूस कहां पर है, फ्रांस कहां पर है। लेकिन अब क्योंकि भारत में भी इसकी शुरुआत हो चुकी है और यह अपने आप में बहुत ज्यादा अहम हो जाता है क्योंकि 35 से ज्यादा देश ऐसे हैं जो बूस्टर डोज की शुरुआत पहले ही कर चुके हैं। और जो जानकारी उसमें कहा जा रहा है कि इजराइल ने अगस्त के महीने में ही यानी कि अगस्त 2020 में ही इसकी माफ कीजिएगा 2021 में इसकी शुरुआत की दी थी, यानी कि लास्ट ईयर पिछले साल 2021 में इसकी शुरुआत कर दी थी और इजराइल ने सबसे पहले बूस्टर डोज देने की शुरुआत की थी। लेकिन उसके बाद लगातार कई ऐसे देश रहे जिन्होंने बूस्टर डोज अपने नागरिकों को देने का काम किया। कई ऐसे देश हैं जहां पर अपने सभी नागरिकों को बूस्टर डोज देने का ऐलान उन देशों की ओर से किया गया, लेकिन क्योंकि भारत में हमने देखा है कि इससे पहले भी फेज वाइज यानी कि चरणों के हिसाब से प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण और चौथे चरण, इस तरीके से इससे पहले भी हमने देखा है कि चाहे वो कोरोना की पहली डोज की बात करें या फिर कोरोना की दूसरी डोज की बात करें, और अब जिस तरीके से फ्रंट लाइन वर्कर्स और हेल्थ वर्कर्स के लिए 16+ के लिए बूस्टर डोज की शुरुआत की गई है, तो उसमें भी फेज वाइज सरकार ने यह फैसला लिया है कि किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, सेंटर्स के ऊपर भीड़ ज्यादा ना रहे, लोगों में आपाधापी ना हो। उस लिहाज से अगर देखा जाए तो सरकार ने यह फैसला किया है कि फेज वाइज इस टीकाकरण को किया जाए और बूस्टर डोज जिन लोगों को सबसे पहले जरूरत है उनको दी जाए। और इसी कड़ी में सबसे पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स और इसके साथ ही 16+ को सरकार ने चूज किया है, यानी कि इन सभी को सबसे पहले बूस्टर डोज देने का जो सिलसिला है वो आज से शुरू हो गया है। और ऐसे ही तमाम सवालों को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। क्या हमारे देश के अंदर कोरोना के मामले जिस तरीके से बढ़े, ओमिक्रॉन ने अपनी दस्तक दी, उसके बाद मामलों में लगातार इजाफा हुआ, क्या उसके बाद सरकार जागी? उसके बाद सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया जब ओमिक्रॉन की एंट्री देश के अंदर हो गई, मामले जब बहुत ज्यादा बढ़ गए। इसके साथ ही सवाल यह भी रहेगा कि सरकार ने तो फैसला ले लिया, लेकिन क्या बूस्टर डोज के बारे में जो कहा जा रहा है कि एक बड़ा सुरक्षा कवच के तौर पर यह काम करेगी, और क्या इसमें कितनी सच्चाई है, इसको लेकर भी आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो ऐसे ही तमाम सवालों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे, सबसे पहले उनसे आपका हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ खालिद हुसैन साहब रहेंगे जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ विजेंद्र नेहरा जी रहेंगे जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और इसके साथ ही हमारे साथ पुनीता हसीजा जी रहेंगी जो कि IMA हरियाणा की प्रेसिडेंट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं विजेंद्र नेहरा जी आपके पास आते हुए, सर,
ये कहा जा रहा है कि देखिए बूस्टर डोज की शुरुआत आपने कर दी, एक अच्छा फैसला है, बहुत अच्छा कदम, लेकिन ये कदम आपने तब उठाया, ये फैसला आपने तब लिया जब ओमिक्रॉन की दस्तक देश के अंदर हो गई, मामले लगातार बढ़ते चले गए, कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो गया, उसके बाद आपने ये फैसला लिया। फैसला सही है लेकिन देरी से लिया फैसला है, सहमत हैं आप इससे? क्या कहेंगे आप इस पर? अमित जी, आपको आवाज ठीक से आ रही है मेरी? हाँ, मुझे आपकी आवाज ठीक से आ रही है। विजयन जी, आपको आ रही है क्या मेरी? आपने मेरा सवाल सुना? मुझे आपकी आवाज जी सर, जवाब दीजिए सर। देखिए, आज मैं बताना चाहूंगा, आज से हमारे जो बुजुर्ग हैं जी, आज से हमारे जो बुजुर्ग हैं अमित जी, उनको बूस्टर डोज लगनी शुरू हो गई है। और आज मैं बताऊं आपको कि लगभग पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर 2500 से अधिक टीमों ने इस अभियान में भाग लिया और लगभग 11,000 से अधिक लोगों को ये बूस्टर डोज का जो टीका है वो लग चुका है। इसके साथ साथ बूस्टर डोज जो है अमित जी, वो अभी एक तो स्वास्थ्यकर्मी जो है, जो फ्रंटलाइन जो वर्कर्स हैं, इसके अलावा जो 60 एज से जिनकी एज ज्यादा है, उनको ये लगने अभी शुरू हुए हैं इनिशियल लेवल पे। दूसरा, 15 से 18 वर्ष के जो हमारे किशोर हैं, उनको भी स्कूलों में तेजी से जो कोरोना रोधी टीका है वो लगाने का अभियान जारी है और लगभग 50,000 से अधिक जो किशोर हैं उनको ये टीके लग चुके हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो तीसरे लहर से निपटने की जो तैयारी है अमित जी, वो बहुत तेजी से सरकार ने करी है। आज माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने और माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज जी ने भी अभी थोड़ी देर पहले भी डॉक्टरों के साथ माननीय मुख्यमंत्री और माननीय स्वास्थ्य मंत्री की बैठक चल रही थी, तो बड़ी तेजी से और माननीय प्रधानमंत्री जी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी भी इस अभियान में लगे हुए हैं। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं कुछ आंकड़ों की, तो आंकड़ों के हिसाब से 150 करोड़ से अधिक लोगों को देश के अंदर कोरोना के जो टीके लगे हैं वो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके साथ साथ जनवरी 2021 से लेकर के अमित जी जनवरी 2022 के बीच में अगर मैं सुधारों की तुलना करूं हेल्थ के क्षेत्र में जो सरकार ने किए हैं, तो जनवरी 2021 के अंदर अगर मैं ऑक्सीजन प्लांट की बात करूं तो एक भी नहीं था। आज की डेट में 84 प्लांट जो है वो लग चुके हैं। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की अगर मैं बात करूं अमित जी, तो 679 से पहले जो आज 7,219 हो चुके हैं। और अगर ऑक्सीजन सिलेंडर की मैं बात करूं जो डी टाइप का है, तो जो जनवरी 2021 में विजेंद्र नेहरा जी, देखिए जो आप आंकड़े दे रहे हैं, जो आप बता रहे हैं, ये अच्छी बात है और हम चाहते हैं कि सरकार की तैयारी रहनी भी चाहिए दुरुस्त। 4,237 था उस समय, वो बढ़कर के आज 9,067 की संख्या पहुंची। विजन जी, क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? स्थापित किए सरकार ने जी, वो 138 की संख्या है। तो इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर के स्वास्थ्य मंत्री जी से लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय अनिल विज जी, अमित जी दिन रात इस अभियान में लगे हुए हैं कि हरियाणा प्रदेश हो या पूरा देश हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोरोना के टीके भी लगे हैं। बूस्टर डोज जो आप अभी बता रहे हैं उसके लिए भी शुरुआत हुई है और जो जनता है उसको किसी भी तरह की दिक्कत और परेशानी ना हो। जहां तक कोरोना के नियम बनाने की बात है, नियमों का सख्ती से पालन हो, सब लोग मास्क का प्रयोग करने के लिए शासन प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं। और माननीय गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री जो अनिल विज जी हैं, वो बहुत विजय नेहरा जी, आप तमाम तरह के कदम उठा रहे हैं, उन्होंने कल इससे कोई इनकार नहीं कर रहा है कि अगर, लेकिन मेरा जो सवाल है उसका जवाब आपने नहीं दिया है। अभियान चलाया है जी, अगर मास्क नहीं है तो उसको किसी तरह की सर्विस भी ना दी जाए और इसमें जनता से अपील की है, सहयोग की, और जनता ने भी जिस तरह से सहयोग किया है अमित जी, तो मुझे लगता है हरियाणा प्रदेश, क्योंकि पहले भी आपने अमित जी देखा होगा, हरियाणा प्रदेश पूरे देश के अंदर इकलौता ऐसा प्रदेश था जहां कम से कम क्षति हुई थी, जहां व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी, जहां कांग्रेसी छत्तीसगढ़ जैसे राज्य, महाराष्ट्र जैसे राज्य, जहां रेहड़ी उठाने वाली जो रेहड़ी थी उसके ऊपर भी जो कूड़ा उठाने वाली रेहड़ी थी उसके ऊपर सबों को ले जाने का काम किया, ये पूरे देश की जनता ने देखा। जिस तरह से कांग्रेसी राज्यों के अंदर बुरा हाल था, तो हरियाणा प्रदेश को पूरे देश के अंदर एक तरह से पुरस्कारित और सम्मानित करने का काम भी केंद्रीय मंत्री स्वास्थ्य मंत्री जी ने किया था कि हरियाणा जब पहली लहर आई थी कोरोना की, दूसरी लहर जब आई थी, उस समय बेहतर ढंग से हम इस महामारी से निपट पाए। और आज जो तीसरी लहर की जो तैयारियां हमारी सरकार ने की है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो तैयारियां की है, मुझे लगता है हरियाणा प्रदेश फिर से पूरे देश के अंदर वो अग्रणी प्रदेश होगा जो कोरोना की इस तीसरी महामारी से भी निपटने में पूरी तरह से सक्षम होगा। और हमारा जो नेतृत्व है वो सक्षम है, जनता हमारी समझदार है, जनता पूरा सहयोग कर रही है। इसके साथ साथ इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए और जनता को पूरी तरह से वैक्सीनेट करने के लिए हम इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि हरियाणा प्रदेश की जनता हमारा सहयोग करेगी और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, हरियाणा सरकार के तमाम मंत्री, तमाम अधिकारी और प्रशासन के तमाम अधिकारी इसमें सहयोग करेंगे। हमारे जितने भी डॉक्टर हैं, जितने भी हेल्थ हमारे वर्कर हैं, वो सब इसमें जी जान से लगे हुए हैं। मुझे लगता है अभियान सफल होगा और इस महामारी को हम रोकने में कामयाब होंगे अमित जी। जी विजयन जी, या तो मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही है या आप जानबूझ के मेरे सवाल को टाल रहे हैं। मेरा एक छोटा सा सवाल आपसे ये था, देखिए आपने आंकड़े गिनाए, अच्छी बात है,
आपकी सरकार, आपका प्रशासन पूरी तरह से इसके लिए तैयार है, इससे लड़ने के लिए युद्ध स्तर पर, यह भी अच्छी बात है। लेकिन मेरा सवाल यह है सर आपसे कि यह भी सवाल उठ रहा है, ये भी लोग पूछ रहे हैं कि भाई आपने फैसला लिया, अच्छी बात है, लेकिन देरी से लिया हुआ यह फैसला है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर पिछले 6-7 महीने से लगातार बूस्टर डोज वहां पर लोगों को लगाई जा रही है, जिसमें इजराइल सबसे पहले है। इजराइल ने अगस्त महीने में इसकी शुरुआत कर दी थी, लेकिन हमारे देश में जब ओमिक्रॉन की एंट्री हो गई, हमारे देश में जब कोरोना के मामले लगातार बढ़ते चले गए, उसके बाद इसका फैसला लिया गया। अमित जी देखिए, अब आपने इजराइल का जो एग्जांपल दिया है, तो इजराइल की तो जो जनसंख्या है वो उससे ज्यादा तो हमारी दिल्ली की जनसंख्या है। हमारे यहाँ पे भारतवर्ष के अंदर इतनी पॉपुलेशन है, इतनी जनसंख्या है कि दुनिया के 20 और 30 देशों को मिलाकर के भारत की संख्या के बराबर नहीं आएंगे। तो हमारे यहाँ पे क्योंकि साधन और संसाधन, देखिए मैं दोष नहीं देता कांग्रेस पार्टी को, लेकिन कहीं ना कहीं ये सच्चाई है अमित जी कि पिछले 60-62 साल 65 साल के अंदर जिस तरह से स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार होने चाहिए थे वो नहीं कर पाए। इसलिए अचानक से जब ये महामारी आई तो चीजों को दुरुस्त करने में हमें समय लगा, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तेजी के साथ में काम किया है, पूरी दुनिया के अंदर हमारी सराहना हुई है। पहले जहां टीका आने में हमें 50-50 साल हमारे देश को लग जाते थे, आज दुनिया के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत ने सबसे पहले टीका भी बना लिया, और अपने लोगों की पूर्ति करने के अलावा दुनिया के बाकी देशों में भी हमने टीके को सप्लाई करना शुरू किया है। तो भारत ने तो हर क्षेत्र के अंदर नाम कमाया है, हरियाणा सरकार ने हर क्षेत्र के अंदर नाम कमाया है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय अनिल विज जी आज देखिए हॉस्पिटलों में जा जाके औचक निरीक्षण कर रहे हैं, वहां पे जाके व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। क्या कोई कांग्रेसी स्वास्थ्य मंत्री इस तरह से कभी गया है क्या? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। अभी पंचकुला के हॉस्पिटल के अंदर हमारे माननीय अनिल विज जी गए थे, उन्होंने स्वयं वहां पर जाके व्यवस्थाओं को देखा है, और पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर तमाम हॉस्पिटलों के अंदर हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी स्वयं जाकर के व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं, और कहीं कोई कमी है, कहीं कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो तुरंत उसको ठीक करने का काम कर रहे हैं। ये नहीं है कि किसी और से फीडबैक ले रहे हैं, वो खुद जमीन पर जाके काम करने वाले व्यक्ति हैं, और ऐसे स्वास्थ्य मंत्री हरियाणा प्रदेश के लिए हैं। मैं तो सौभाग्यशाली मानता हूँ हरियाणा प्रदेश को कि ऐसे स्वास्थ्य मंत्री हमें मिले हैं। इसी कारण से हरियाणा प्रदेश सबसे अच्छे तरीके से इस महामारी से, कोरोना महामारी से निपटने में सक्षम है, और आगे भी हम निपटेंगे। ठीक है, ठीक है। खालिद हुसैन साहब, देखिए बीजेपी सरकार को देश और प्रदेश में आए बेशक 7 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन कोस अभी भी आप ही को रहे हैं। वो बता रहे हैं किस तरीके से आपकी सरकार में क्या होता था, अब क्या हो रहा है। लेकिन सर सवाल मेरा यह है आपसे कि सरकार कोरोना से लोगों को बचाने के लिए, ओमिक्रॉन से बचाने के लिए जो कुछ भी कर रही है, सरकार की ओर से जो कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, ये तमाम जिला प्रशासन जो कुछ कदम उठा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी उसे कैसे देख रही है? आपको लगता है कि सरकार और प्रशासन की ओर से जो कदम उठाए जा रहे हैं वो सही दिशा में जा रहे हैं? शर्मा जी, जैसे हम अमूमन देखते आ रहे हैं, पिछले 7-8 साल से हमने देखा भारत की सरकार को और हरियाणा की सरकार जब से भाजपा में, भाजपा के प्रवक्ता आते हैं तो एक रट्टा लगाना शुरू कर देते हैं। उन्होंने अभी बहुत सारी चीजें बताई कि ये नहीं हुआ, 60 साल में ये नहीं हुआ, ऐसी चीजें वो हमेशा कहते आ रहे हैं। मतलब वो 7 साल 8 साल सत्ता में रहने के बाद भी खुद को सत्ता में नहीं मानते, आज भी कांग्रेस को दोषी देते हैं। मेरा सवाल उनसे ये है कि वो बताएं कि 7 से 8 साल में उन्होंने कौन सा एक एम्स स्थापित किया, वो बताएं कि हरियाणा में कौन सा एक मेडिकल कॉलेज उन्होंने बनाया, वो ये बताए कि कोरोना काल के दौरान जितने। साहब कैसी बात कर रहे हैं, वो तो इस बात का दावा करते हैं, वो तो दावा करते हैं कि 22 के 22 जिले में हम मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, हम 22 के 22 जिले में मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। ये तो दावा करते हैं इस बात का। वो तो ये कह रहे हैं कि कम से कम 19 जिले। अरे हुसैन साहब सुन तो लीजिए मेरे सवाल, हुसैन साहब सुन ली तो सुन तो नहीं, आप ये कह रहे हैं, बनाया है, आप पूछ रहे हैं मेडिकल कॉलेज, वो तो कह रहे हैं कि हम 19 जिलों में मेडिकल कॉलेज बना चुके हैं, बाकी 3-4 जिले ऐसे हैं जहां पर हम और बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां भी बनेंगे। 22 के बाद जिले मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। अरे खालिद हुसैन जी, जिस जिले से मैं आता हूँ, जो कहना चाह रहा हूँ वो समझिए। आप मुझे हरियाणा में जिले का नाम बताइए, किस जिले में मेडिकल कॉलेज बनाएगा? खालिद साहब हम थोड़ा सा नहीं, खालिद साहब मैं आपकी पूरी बात सुनूंगा, मैं बस थोड़ा सा ये जान लेता हूँ विजयन जी, और जल्दी से आप बताइएगा थोड़ा सा, जिस तरीके से खालिद साहब आप जानकारी ले रहे हैं, उनको डाटा चाहिए कि आप बताइए आपने कितने मेडिकल कॉलेज बनाए पिछले 7 साल में? खालिद जी, मैं जहाँ से आता हूँ, मैं वहाँ का आपको एग्जांपल दे दूं तो फरीदाबाद जिले के अंदर अटल बिहारी मेडिकल कॉलेज 66 के अंदर हमने बना दिया है, और ESI मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद के NIT अरे विजयन जी, आप नल्लड़ मेडिकल कॉलेज विजेंद्र जी आप फरीदाबाद के, आप प्रवक्ता बीजेपी पार्टी के हैं, या वो बनने की आप बीजेपी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप पूरे प्रदेश की जानकारी दीजिए। आपको क्या दिक्कत है? वो ये पूछ रहे हैं आपसे विजेंद्र जी, आपने इतनी सारी बातें गिनाई, ये भी डाटा आपके पास होगा।
आप ये बता दीजिए कि प्रदेश में पिछले 7 साल के दौरान आपने कितने मेडिकल कॉलेज बनाए? एक छोटा सा सवाल है उनका, उसके बाद मैं आगे बढ़ जाता हूँ। मैं आपको यही बता रहा हूँ अमित जी कि 19 जिलों के अंदर या तो हम बना चुके हैं या वो हमारे अंतिम स्टेज पे हैं बनाने के, और बाकी 2-3 जिले जो बचे हैं वहां पे भी बनाएंगे। आप बताइए ना आपने कितना बनाया था? ठीक है, जवाब ले लेते हैं खालिद साहब। नहीं शर्मा जी, ये डिबेट का मसला नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उन्होंने इस मेडिकल क्षेत्र में इस प्रदेश के अंदर कोई काम नहीं किया है। जब हम दूसरी लहर से गुजर रहे थे तो आपने देखा कि जो इस समय सरकारी हॉस्पिटल के अलावा जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उनके बेड सरकार अपनी तरफ काउंट कराती है कि हमारे पास इतने बेड की सुविधा है। वो बताएं कि सरकारी हॉस्पिटल में उन्होंने इस कोरोना काल के दौरान व्यवस्थाएं बढ़ाई। उस सरकारी अस्पताल को एक कोरोना से निपटने के लिए परिपक्व अस्पताल बनाया, और जितने भी अस्थायी हॉस्पिटल चल रहे थे कोरोना के लिए चलाए गए थे वो सारे लगभग बंद कर दिए गए। आपको उदाहरण दे देता हूं मैं, तो गुड़गांव के देवीलाल स्टेडियम में एक हॉस्पिटल बनाएगा जिसका इनॉग्रेशन खुद माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था। उस हॉस्पिटल का 7 से 8 दिन बाद उसका पता नहीं चलता शर्मा जी, वो कहां से कहां चला जाता है। उसका जो सारा अस्थायी तामझाम था उठा के रख दिया जाता है। आपको बताना चाहता हूं कि इसी कोरोना काल के दौरान हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी जिला नूह के अंदर आए थे मेडिकल कॉलेज में। जब वहां से शाम को गए तो उनको शाम को रिवाड़ी जाना था, तो उनके जाने के बाद तुरंत पास मेवात के प्रशासन ने वहां से वेंटिलेटर उठाया। उस वेंटिलेटर को उठाने के वक्त लोकल लोगों और प्रशासन के बीच झड़प हुई, जिसमें 50 से 60 लोगों पे 3 से 7 तक के मुकदमे दर्ज हुए। उन्होंने ये बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी आदेश दे गए कि जिला नूह के वेंटिलेटर उठा के रिवाड़ी डाल दिए जाए। ये वो वेंटिलेटर थे जो कांग्रेस पार्टी ने जिला नूह को दिए थे। इस पूरे प्रदेश के अंदर जो मेडिकल व्यवस्था है, पूरे प्रदेश के अंदर जो भी व्यवस्था है वो कांग्रेस पार्टी की देन है। लेकिन अब समस्या क्या है कि जिस तरह से दिल्ली के हम चारों तरफ बसे हैं और दिल्ली से कनेक्टिविटी ज्यादा हरियाणा की है शर्मा जी, तो उसके लिए हमको जो सरकार से उम्मीद थी वो बिल्कुल खरे नहीं उतर रहे सरकार उस पर। गुड़गांव इसके आसपास का जो एरिया है जिसमें दिल्ली में हम रोज देखते हैं कि बेहताशा तरीके से कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। और आपको बताना चाहता हूं जिस वैक्सीन का ड्रामा पीट रहे हैं, आपको बताना चाहता हूं कि WHO ने, भारत सरकार ने खुद कहा है कि नया वेरिएंट जो है उससे निपटने के लिए वैक्सीन कारगर नहीं है। ये ठीक है कि इम्यूनिटी बूस्ट करेगी, अरे इसीलिए तो बूस्टर डोज लगाई जा रही है। उसमें भी हम खालिद साहब बूस्टर डोज इसीलिए तो लगाई जा रही है, पिछड़ रहे हैं उसको लगाने में भी। लेकिन ये सारे खोखले दावे वादे कर देना और रिबन काट के निकल जाना, ये चीजों से प्रदेश नहीं चलता है। आप बातें कर देते हो, आप बातें अच्छी दूसरे क्षेत्रों में करते हो, वो आपको वो शोभा देते हैं। हरियाणा के विकास को लेकर आपके पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई सोच नहीं है, और हरियाणा को जो चाहिए वो आपके पास नहीं है। आपने हरियाणा को हर क्षेत्र में पिछड़ा दिया है। आपने हरियाणा को स्वास्थ्य सेवा में पिछड़ा दिया है, आपने हरियाणा को रोजगार में पिछड़ा दिया है, आपने हरियाणा को महिला सुरक्षा में पिछड़ा दिया है, आपने बढ़ोतरी यहाँ पे की, अपराध की बेहता से वृद्धि हुई है, बेरोजगारी की बेहता से वृद्धि हुई है। स्वास्थ्य सेवाओं की जो बात करेंगे शर्मा जी, जब आपने देखा इस देश के अंदर कोरोना की दूसरी लहर चल रही थी तो हमारे हरियाणा में क्या स्थिति थी? एक इंजेक्शन लेने के लिए, रेमडेसिविर लेने के लिए जो सरकार को, वो हरियाणा का सर, वो तो पूरे देश की स्थिति थी, वो तो पूरे देश की स्थिति थी। यहाँ बैठ के जो स्थिति हरियाणा में थी वो स्थिति पंजाब में भी थी, वो छत्तीसगढ़ में भी थी सर, वो राजस्थान में भी थी, वो तो सब जगह थी ना सर। ऐसे थोड़ी है कि वो जो बीजेपी शासित राज्य वहां पर थी, वो तो कांग्रेस शासित जो राज्य वहां भी थी, सब जगह थी। वो तो देश में एक बहुत बड़ी आपदा थी ना सर, वो तो सब जगह थी। तो मैं यही तो कह रहा हूं आपसे, अगर आप ये कहेंगे कि हरियाणा में कैसी स्थिति थी तो मैं ये नहीं मानूंगा ना सर, वो तो सब जगह ऐसी थी। वो आप जो कांग्रेस के शासन में जितने भी राज्य हैं, चाहे हम छत्तीसगढ़ की बात कर लें, हम पंजाब की बात कर लें, राजस्थान की बात कर लें, तो कमोबेश स्थिति वहां भी यही थी, ऐसे थोड़ी है। नहीं ठीक, नहीं, अगर आप कांग्रेस शासित राज्यों की बात करेंगे तो ये विषय नहीं है। इसको लेकर आपको बहुत गहराई से सोचना होगा। हमने राजस्थान में पूरे हिंदुस्तान में एक मॉडल बनाया है कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए। हमने लोगों को दिया है कि लोगों को मेडिकल सुविधाएं किस तरह उपलब्ध करानी है, लोगों को दूसरी राहतें किस तरह उपलब्ध करानी है। हमने ये नहीं किया कि आप जाके, अभी जैसे हरियाणा में क्या चल रहा है, हरियाणा में क्या चल रहा है शर्मा जी, जरा सी आपको लोड आई है तो आप पहले स्कूल बंद कर दीजिए, आप कॉलेज बंद कर दीजिए, आप ये दफ्तर बंद कर दीजिए, अब ये बसें बंद कर दीजिए, आप घर से निकलना बंद कर दीजिए। सुविधाओं के नाम पे आपने, सुविधाओं के नाम पे आपने क्या दिया प्रदेश को? ये सवाल है कि आप खाली। देखिए खालिद साहब, मैं लौटूंगा आपके पास, मैं खालिद साहब लौट रहा हूं आपके पास, मैं दोबारा से आऊंगा, मैं आ रहा हूं खालिद जी, दोबारा से आऊंगा आपके पास। लेकिन अगर जब अब आप ऐसी बातें करते हैं तो फिर मुझे टोकना पड़ता है आपको। देखिए जिन कदमों का की आप आलोचना कर रहे हैं
कि भाई हरियाणा सरकार ऐसा कोई फैसला ले रही है, वो तो आपकी सरकारें भी ले रही हैं सर। जिन जिन राज्यों में आपकी सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, वहां भी ये फैसले लिए जा रहे हैं क्योंकि कोरोना से लोगों को बचाना है। तो इस पर आपको क्यों आपत्ति है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। खैर, मैं लौट रहा हूं आपके पास, मैं लौटूंगा आपके पास। पुनीता हसीजा जी, मैं आ रहा हूं सर आपके पास। अब सवाल मेरा आपसे है मैम, और मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि बूस्टर डोज को लेकर बहुत समय से बात कही जा रही थी कि भाई दूसरे जो देश हैं वहां पर लगातार बूस्टर डोज लोगों को दी जा रही है, लेकिन देश में भी अब इसकी शुरुआत हो चुकी है और ये बहुत अहम माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि इससे कम से कम 75% सुरक्षा कवच जो है वो लोगों को मिल जाएगा, इम्यूनिटी इससे बढ़ेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना है और ब्रेक के बाद इस सवाल का मैं आपसे जवाब चाहूंगा कि आप कितनी कारगर इसको मान रही हैं, किस तरीके से लोगों को ये बूस्टर डोज कोरोना के नए रूप, कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से बचा पाएगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं।